चलो, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। हाँ ठीक है। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलीगन में दो वर्ड है, एक है पॉली और दूसरा है गॉन। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है मेनी। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। हाँ सॉरी, चलो। तो सब लोग लिखो पॉलीगॉन। तो पॉली प्लस गॉन मिलकर के बना हमारा पॉलीगॉन। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, और गॉन का मतलब होता है साइड। तो जो मेनी साइड से बना हुआ हो ऐसे फिगर को, ऐसे क्या कहेंगे, क्लोज प्लेन फिगर को क्या बोलेंगे? पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन का डेफिनेशन लिखो, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A polygon is a closed plane figure formed by three or more straight line segments joined end to end. ये वाला डेफिनेशन सब लोग पॉलीगन के नीचे लिखो। पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड है ना प्लेन फिगर है, ये 2D शेप में बनता है। ठीक है, कम से कम किसी भी पॉलीगन को क्लोज होने के लिए ना 3 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल से छोटा कोई भी पॉलीगन नहीं है। दिस इज द मोस्ट बेसिक पॉलीगन, ट्राइंगल। ओके, सब लोग लिख लो पॉलीगन का डेफिनेशन। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स। तो पॉलीगॉन मतलब हो गया एक ऐसा प्लेन फिगर। याद रखना, पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन का, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे ये एक पॉलीगन है या नहीं, तो आंसर होगा यस, क्योंकि सारे स्ट्रेट लाइन है ना। थोड़ा थोड़ा मेरे से टेढ़ा हो गया चलेगा। लेकिन इफ समबडी आस्क्ड मी कि क्या ये पॉलीगन है, ये नो, कर्व आ गया। अगर कोई पूछे कि ये एक पॉलीगन है, नो, स्ट्रेट लाइन का ही बना हुआ है। इट इज नॉट क्लोज्ड। हाँ, तो पॉलीगन में दो चीजें होनी चाहिए। पहला कि एक स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। और दूसरा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड नहीं है फिर बात नहीं बनेगी। समझ गए? तो डेफिनेशन से भी पता चल गया कि ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है और सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बेसिक जो पॉलीगन है वो है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों इसका नाम है? जब इसमें 3 एंगल है, ट्राई एंगल, है ना, 3 साइड 3 एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? कोई भी ऐसा पॉलीगन जो 4 साइडेड 4 साइडेड पॉलीगन हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलैटरल, है ना। अब क्वाड्रिलैटरल के फैमिली में आते हैं कौन कौन? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और भी बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलैटरल। हाइट हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ये सब क्वाड्रिलैटरल के फैमिली में आते हैं। तो दे आर ऑल क्वाड्रिलैटरल। उसके बाद अगर कोई 5 साइड्स है, इसमें 3 साइड था, इसमें 4 साइड है, अगर 5 साइड है तो उसको बोलते हैं पेंटागोन। अगर 6 साइड है तो बोलते हैं हेक्सागोन, है ना। अगर 7 साइड है तो बोलेंगे हेप्टागोन। अगर 8 साइन है, सॉरी साइड है, तो क्या हो गया? ऑक्टागोन। और अगर 9 है तो नोनागोन, और 10 है तो डेकागोन। है कि नहीं? क्लियर है? तो पॉलीगन में अभी हम लोग क्या क्या सीखे? पॉलीगन एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा
इंपॉर्टेंट चीज की नंबर ऑफ द साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन के नाम दे रखे हैं। अगर 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलैटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन और 10 है तो डेकागन। ठीक है, वेरी गुड। अब याद रखना, मैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल को एक बार पकड़ लेते हैं, देखते हैं। मान लो ये पेंटागन की बात करते हैं, तो पेंटागन में साइड कितने हैं? 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग बोलते हैं साइड। ठीक है, उसके बाद ये दोनों साइड कहां पर जाकर के मीट करता है या इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो अगर मैं पूछूं कि पेंटागन में कितने वर्टेक्स होंगे? 5 है ना। तो एक बात लिख लो नीचे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये बात लिखो, ये हमें को आगे जाके अभी काम आने वाला है। किसी पॉलीगन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टिसेस भी होते हैं। उसके बाद एंगल्स। अब ध्यान से देखना कितने एंगल बन रहे हैं। ये हर दो लाइन सेगमेंट के बीच एक एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने हैं? 5। यानी जितने साइड्स उतने वर्टेक्स उतने ही एंगल्स, है ना। सम ऑफ एंगल्स अलग है, लेकिन मैं नंबर ऑफ एंगल्स की बात कर रहा हूं, कितने एंगल बन रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये छोटी सी चीज है जो हमको दिमाग में रखना है। Yes, sir. अभी क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉलीगन का डेफिनेशन और पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग उसके नाम, ये क्लियर हो गए। एक और चीज क्लियर किया हमने कि जितने साइड उतने ही वर्टिसेस उतने ही एंगल्स होंगे। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स वो अलग चीज है, वो दूसरी बात है। चलो अब जल्दी से तुम लोग लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सब लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीगन के साइड्स को हम लोग ऑन द बेस्ड ऑन द शेप, है ना, दो चीजें हैं। तो उसके नीचे लिख सकते हो, एक रेगुलर पॉलीगन, दूसरा इरेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब साफ है कि जितने भी साइड्स होंगे और जितने भी एंगल्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड सब बराबर है। और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। तो कहने का मतलब रेगुलर पॉलीगन में ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, कह सकते हैं हम लोग। रेगुलर पॉलीगन में क्या कह सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर? जब भी कहीं पे देखना रेगुलर पॉलीगन लिखा होगा तो तुम्हारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। दूसरा, वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब भी रेगुलर पॉलीगन आएगा तो बात समझ में आनी चाहिए, दो बातें दिमाग में आनी चाहिए कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। तुम्हारे नजर में कोई रेगुलर पॉलीगन है? बताओ कुछ एग्जांपल के तौर पे जो तुमने आज तक पढ़े हैं। सर स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर है ना। स्क्वायर इज अ पॉलीगन which has all sides equal and all angle equal, है कि नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। और कोई दूसरा? हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब ले सकते हैं एग्जाम्पल? क्या नहीं, जो तुम्हारे नजर में अब तक पढ़े हो, एक तुम लोग बार बार भूल रहे हो, पता है क्या?
एक भूल रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं से मुझे यहाँ आंसर आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल याद है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तो क्या हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना? ये सारी कहानी लिख लो साइड में बैठ के। अभी एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये कुछ चीजें हैं जैसे स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हम था, ये वो चीजें हैं जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बचपन से देखा है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बस रेगुलर पॉलीगन, जब भी कहीं पर अगर ये रेगुलर वर्ड आ गया तो दिमाग में क्या घूमना चाहिए? अगर ये रेगुलर वर्ड कहीं भी देखें, है कि नहीं, तो दिमाग में क्या घूमना चाहिए? ये दोनों बात घूमना ही चाहिए कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों बात तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए। कब? जब ये वर्ड रेगुलर तुम सुनोगे तब। क्लियर हो गया? कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो somebody somewhere it is written that regular quadrilateral है, तो क्या मतलब होगा रेगुलर क्वाड्रिलैटरल का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलैटरल? इन अदर सेंस व्हाट ही वांट्स टू से, कि कैसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे। इन अदर वर्ड वो क्या बोलना चाह रहा है? स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर ना बोल करके उसने बोल दिया कि रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है। क्लियर है? ऐसा है ना, ट्रिक लगा सकता है। उसने बोल दिया कि रेगुलर ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ट्रायंगल? सारे साइड इक्वल, इक्विलैटरल। हाँ, ऑल साइड्स इक्वल, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। क्लियर है? तो जब भी कभी रेगुलर वर्ड देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि है ना, हमेशा ये आएगा, तो तुमको ये बात मेरी याद आते रहनी चाहिए। ठीक है, चलो। अब इरेगुलर जस्ट उसका उल्टा होगा, है कि नहीं? इरेगुलर में क्या होगा कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। लिख लो, इसमें बहुत एग्जांपल देने की जरूरत तो है नहीं, एक फिगर तुम्हारे सामने दिख रहा है। तो इरेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे? जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल ना हो। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, पहले जल्दी से इरेगुलर पॉलीगन का लिख लो नीचे। तो इरेगुलर पॉलीगन का मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। चलो, अब एक सवाल तुमसे पूछते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है? सर इरेगुलर। क्यों? चारों एंगल तो सेम है सर, साइड्स इक्वल। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भाई सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों को ऑल एंगल्स तो इक्वल मिल गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इसीलिए ये इरेगुलर कैटेगरी में आ गया। मतलब रेगुलर होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइड्स इक्वल है एंगल नहीं है, एंगल इक्वल है तो साइड्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बात हमेशा याद रखना कि रेगुलर होने के लिए दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा। क्लियर है ना? तो इरेगुलर जस्ट डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एंगल्स। क्लियर है? चलो, अब सब लोग हेडिंग डालो। अभी जो हम लोग कर रहे थे पॉलीगन का डिफरेंशिएशन, वो था ऑन द बेस्ड ऑन द साइड्स। अभी हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन द एंगल्स। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझो एक चीज, मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम लोगों ने एंगल वेंगल थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, तो एक बात बताओ, ये एंगल किस तरह का एंगल है? एक्यूट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल।
सब लोग बहुत अच्छा बताए कि एक्यूट एंगल है, और वी नो कि एक्यूट एंगल का शेप इस तरह का होता है, और विच इज ये एक्यूट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। है ना, एक्यूट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट, ये कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, है ना, विच इज राइट एंगल राइट एंगल। ओके, एक और देखते हैं थोड़ा सा। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, हाँ, दिस इज ऑब्ट्यूज। क्यों? क्योंकि भाई ये मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वेरी गुड। अगला स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, है कि नहीं? हाँ, अब ध्यान से देखना, मान लो अभी पूछूंगा उसका जवाब देना, ये एंगल कितना होगा? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इट इज मस्ट बी मोर देन 180 डिग्री, है कि नहीं? या देखा जाए तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ये वाला, तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है ना, विच इज ग्रेटर देन। तो देख, जनरली ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। यही पढ़े हो ना एंगल के बारे में, ठीक है? अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करना और तुमको मजा आएगा वो चीज ऑब्जर्व करके, है ना, और तुमको खुद डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ये सारे एंगल देख करके मुझे बताओ कि ये तुमको किस तरह के एंगल नजर आ रहे हैं। अच्छा, बस इतना सवाल है, क्या ये सारे एंगल में कोई भी एंगल ऐसा है, कोई भी एंगल ऐसा है जो 180 डिग्री से ज्यादा हो? इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? नहीं ना? अरे तुम सारे सेट देख लिए ना? नो सर। हाँ, तो कहने का मतलब कॉन्वेक्स को इसके सारे इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? तो लिख लो कॉन्वेक्स पॉलीगन के नीचे ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल, है ना, तो इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है, याद रखना। क्लियर है? और इसको पहचानने का तरीका है, मैं तुमको अभी थोड़ी देर में ना एक तरीका बता दूंगा पहचानने का, बस ये कॉन्केव खत्म हो जाने तो फिर बताते हैं। क्लियर हो गया ना? कॉन्वेक्स हम लोगों ने एंगल देख लिया। अब ध्यान से देखना, अब हेडिंग डाल लो कॉन्केव पॉलीगन, और उसके नीचे कॉन्केव पॉलीगन में एक चीज देखना, ये सारे एंगल तुमको 180 से नीचे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, दैट इज डजंट मैटर, बट 180 डिग्री से कोई भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब तुम बताओ, अगर ये एंगल वो है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये एंगल में कंपेयर करूं तो तुमको लगता है कि ये एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा? यस सर। यस यस सर। हाँ, तो अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है? तो इट इज अ कॉनकेव पॉलीगन, लिख लो। एनी है ना, एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हुआ, है ना, तो एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180, कम से कम एक, ठीक है? अब पहचानने का तरीका देखना, देखो एक फिगर मैंने बनाया ये, है ना, और एक फिगर मैंने बनाया ये, ठीक है? अब एक चीज देखना, इसमें कोई भी साइड तुमको इनवर्ट बेंट नहीं हुआ है, सब लोग ऐसे हैं नॉर्मल, लेकिन
एक यहां पर देखोगे तो ये वाला जो साइड है ये अंदर की तरफ बेंड हुआ है, इन्वर्ट है ना, बेंड हुआ है। तो इसका मतलब जो कॉनकेव पॉलीगन होता है वो अंदर की तरफ कोई ना कोई तो बेंड होगा। ये देखो बेंड है ना इस तरीके से, है ना। क्लियर हुआ ये लॉजिक? Yes, sir. पहचानने का तरीका है। इफ somebody asks you what type of polygon is this, what is the answer? Concave polygons. कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है ये बात? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज तुमको दिखाते हैं, मजा आएगा वो वाला भी, ठीक है। तुम्हें पता है ना डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला, है ना। ऑपोजिट वर्टेक्स का मतलब देखो, जो मेरे साथ नहीं है वो वर्टेक्स क्या है? ऑपोजिट है। जैसे मैं बता रहा हूं, ये वाला मान लो, मैं तुमको एग्जांपल अभी समझा दे रहा हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, वर्टेक्स मान लो बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। क्लियर है सब लोग? ए बी सी डी 5 हमारे पास वर्टेक्स है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए को लेकर के चलता हूं तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? अगर मैं बात करूं एडजेसेंट वर्टेक्स का, एडजेसेंट वर्टेक्स वर्टेक्स कौन है ऑफ ए? कौन है ऑफ ए? B. कौन है? बी एंड क्लियर है ना। एक काम करो ना, तुम लोग ये फिगर बना लो जैसे मैंने किया और उसके बगल में ये बात लिखो। तुमको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अभी बहुत कुछ समझा दे रहे हैं, तो अभी ये तो समझ गए ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब नीचे ये बात लिखो, एक फिगर बना लो इस तरह का कोई भी, है ना, और लिखो। तो एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए मतलब जो बगल में है, जो तुम्हारे साइड से कनेक्टेड है, वो बी और ई है। इसका मतलब हमारे पास दो और वर्टेक्स बच गए, वो ऑपोजिट हो गए। तो बचा हुआ जो वर्टेक्स है वो ऑपोजिट वर्टिसेस हो गया। तो हमारे वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टिसेस कौन हो गए? टेल मी, ऑपोजिट कौन बच गया? बी और ई बगल वाले हमारे साथ, C और D. बी एंड डी यहाँ पर ऑपोजिट वर्टेक्स मिल गए। बहुत अच्छा, ठीक है ना। सब लोग लिख लो, ये तीनों बातें लिखो अपने अच्छे से, ठीक है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब जस्ट अगल बगल वाला। तो जो अगल बगल है वो हमारे साथ है, उसको कहेंगे एडजेसेंट। उसके अलावा सब ऑपोजिट है, मेरे खिलाफ है, तो वो हो गया ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए। क्लियर? Is this clear to everybody? Yes, sir. ओके चलो, एक और चीज है ना। अब थोड़ा सा बगल में एक और डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है उसका भी बात लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? डायगोनल होता है लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसी को याद है? ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स, यानी ऑपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहा है वही लाइन, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो ये बात भी लिख लो। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बिल्डअप कर रहा हूं बताने के लिए। यानी जब भी डायगोनल बनाएंगे तो एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ नहीं बनेगा, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ बनेगा, है ना। क्लियर है? चलो अब डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मजा आएगा। ए के साथ कौन किसको कनेक्ट करें डायगोनल, बताओ तो? D. सी और डी दोनों ना? Yes, sir. दोनों. हाँ चलो, बी के साथ E और D. ई और डी, वेरी गुड। सी के साथ सर ए और ई, ए और
यहाँ ए और ई, वेरी गुड। तो ए के साथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा हो गया डी के साथ। सर डी के साथ भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, ओके। ई के साथ सर कनेक्टेड। बहुत एक्सेलेंट, है ना। अब तुमको एक चीज दिखाते हैं, ध्यान से देखना, है ना। चलो अब इसके वर्टेक्स भी लेते हैं। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा ई। चलो यहां भी बनाना शुरू करते हैं। बताओ ए के साथ किसको किसको कनेक्ट करें? डी और सी, बहुत अच्छा। चलो बी के साथ ई और डी। ई और डी, राइट, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, और कलर ले लेते हैं कोई। हाँ, और सी के साथ अरे सी के साथ एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? हाँ, तो ए के साथ कनेक्ट होगा, और ई के साथ, वाव। डी के साथ, डी का हो गया। यस सर डी का। हाँ, डी का ई और सी जो है वर्टेक्स था, तो बी और ए और बी ऑपोजिट है। ई के साथ देखो, ई के साथ हो गया, मैच कर गया सब। यस सर। हाँ, यस सर। अब तुम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखना, मैं बता रहा हूं। तुम कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में एक चीज ऑब्जर्व करना। कॉन्वेक्स के सारे डायगोनल फिगर के अंदर है ना, और कॉनकेव के एक डायगोनल बाहर चला गया है। कौन सा? ई और सी। हाँ, ई और सी नहीं, मतलब ईसी। ईसी जो डायगोनल है वो बाहर है फिगर के। तो यहां से एक बात समझ में आया कि, है ना, कि ऑल डायगोनल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इनसाइड द फिगर या इनसाइड द पॉलीगन, है ना। जबकि कॉनकेव पॉलीगन में सारे डायगोनल्स अंदर हो ये जरूरी नहीं है, तो बाहर हो ही जाएगा कोई ना कोई। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो नोट करके ये बात लिख लो। क्लियर हुआ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? सर कैन यू एक्सप्लेन वंस मोर? हाँ बोलो। मैं, अच्छा तुमको क्या क्या समझ में आ गया? एडजेसेंट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स, डायगोनल, ये सब समझ में आ गया? Yes, sir, that I understood. But the means what you told that means inside the and outside. हाँ, मैं बता रहा हूं। अब तुम कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो भी डायगोनल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उस डायगोनल को देखो। ठीक है सहनूर, जो भी डायगोनल्स हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन में ड्रॉ किया है, वो तुम एक चीज देखना। देख लिए क्या? तुमको कोई भी डायगोनल इस बाउंड्री से, देखो हमारा बाउंड्री है, पॉलीगन का बाउंड्री कौन है? ये हमारा पॉलीगन का बाउंड्री। लेट मी चेंज द कलर नाउ। हाँ चलो, तो सहनूर ये हमारा पॉलीगन है ना, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। क्या तुमको कोई भी डायगोनल इस बाउंड्री से बाहर जाता हुआ दिखा? No, sir. नहीं है ना। लेकिन सहनूर अगर तुम कॉनकेव में देखोगे तो पॉलीगन हमारा ये था, तो यहां एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो सहनूर, जो ईसी वाला डायगोनल है वो इस बाउंड्री से बाहर चला गया है। Yes, sir. हाँ, यही डिफरेंस है कि डायगोनल जब हम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन में तो वो सबके सब अंदर रहेंगे फिगर के, लेकिन कॉनकेव में वो बाहर चला जाएगा कोई ना कोई डायगोनल। ठीक है, तो नोट करके यही बात मैंने बोला, लिखा था कि लिख लो कि, है ना, कि if we draw diagonals, है ना, in case of convex polygon,
all diagonals will be inside the polygon. All diagonals will be inside the polygon. ठीक है. If we draw diagonals in case of convex polygon, all diagonals will be inside the polygon. Polygon के अंदर ही रहेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा. कब? Convex polygon में. जबकि लिखो, but in case of, आगे यहां पे लिख लेना अपना, but in case of थोड़ा भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है. आगे लिखो, बट इन केस ऑफ कॉनकेव पॉलीगन्स और है ना, सम डायगोनल्स मे बी आउटसाइड द पॉलीगन, है ना. सम मतलब कोई एक डायगोनल, दो डायगोनल भी हो सकता है, डजंट मैटर, है ना. तो कुछ कोई ना कोई डायगोनल्स क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा. ये भी पहचानने का तरीका है. ठीक है, क्लियर हुआ सारी बातें? यस सर. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. चलो देखो, मैंने डायगोनल बताया हुआ है, एडजेसेंट वर्टिसेस भी सब बता दिया है तुम लोगों को. हमेशा याद रखना है कि डायगोनल्स ज्वाइन एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन का मतलब कि ऑपोजिट वर्टेक्स, है ना. देखो, एक वर्ड होता है एडजेसेंट. तो एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बिसाइड योरसेल्फ, है ना. मान लो ये है, मान लो ये पॉइंट ए है, वर्टेक्स है, मान लो ये बी और ये सी, तो सेम लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बी और सी हमारा एडजेसेंट है. ठीक है. दूसरा, अगर यहां पर मान लो यहां पर डी है, यहां पर ई है, तो डी और ई को हम लोग बोलेंगे नॉन एडजेसेंट. या अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, ऑपोजिट, है ना. वी कैन से ऑपोजिट, और वो कौन है, डी एंड ई. ठीक है ना, क्लियर है. चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं डायगोनल में जो है, क्या तुम ट्राइंगल में ड्रॉ कर सकते हो? चेक इट. क्या हम कोई ट्राइंगल में ड्रॉ कर सकते हैं? नो सर. ओके, चलो देखते हैं. कुछ लोग बोलेंगे सर, है ना, ए बी सी, है ना. मान लो मुझे यहां से डायगोनल ड्रॉ करना है. डायगोनल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स. अब ये बी जो है वो ए और सी का तो एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, तो यहां पर डायगोनल में ऑपोजिट वर्टेक्स कहां दिख रहा है? तो ट्राइंगल में क्या होगा कि भाई वर्ड ऑपोजिट वर्टेक्स अगर है ही नहीं तो डायगोनल बनाऊं कैसे? इसीलिए तुम देखना कि ट्राइंगल के केस में 0 डायगोनल होते हैं. क्यों होते हैं पता चल गया, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑपोजिट वर्टेक्स मिल ही नहीं रहा है. ए कोई भी वर्टेक्स उठाएंगे वो एक दूसरे का एडजेसेंट हो जाएगा. क्लियर बात? 100%, कोई दिक्कत? चलो तो अभी मैंने तुमको समझा दिया ये वाला पॉइंट कि डायगोनल जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में कैसे कैसे होता है. ठीक है. चलो अब हम लोग हेडिंग डालो, फाइंडिंग नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, है ना. अब एक तरीका तो है कि बैठ करके अभी हम लोगों ने पॉलीगन बनाया, एक बार फिर से पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए अच्छे से. ए बी सी डी और ई, है ना. सब लोग ये फिगर भी बना लो और ऊपर में हेडिंग डाल लो, है ना. सिर्फ फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला को समझना, ताकि फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो हमको कॉन्सेप्ट याद रहे कि हम कैसे आगे किसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं. फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहती नहीं है ना. जरूरी तो नहीं है कि तुम लोग जिंदगी भर मैथ पढ़ोगे. उस वक्त बाद हो सकता है कि मान लो किसी की जॉब लग गई तो वो थोड़ी मैथ पढ़ेगा, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो भले वो फॉर्मूला भूल जाए, कुछ ना कुछ बिल्डअप करके तुमको आंसर लाके दे देगा, समझे? अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। चलो हम लोग डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। ए से बनाएंगे तो ए से किसको कनेक्ट करेंगे? डी को और सी सी को, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। डी से कनेक्ट किसको करेंगे? ई एंड डी ई एंड डी, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। चलो सी से किसको कनेक्ट करेंगे? ए एंड ए, तो ए के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है ना सी, तो छोड़ देंगे, है ना? नेक्स्ट, और सी हो गया। डी के साथ देखो तो कनेक्टेड है ऑलरेडी, यस Yes. है ना? ओके, ई के साथ सब कनेक्टेड है। यस सर कनेक्टेड यस सर कितने डायगोनल मिले तुमको? कितने डायगोनल मिले? 5, है ना? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, है कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सब लोग को 5 मिले ना? अब मेरी बात को सुनना। एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल मिल रहे हैं? लेट अस सी। एक यहां से, एक यहां से। एक वर्टेक्स से हमको 2, ए से हमने 2 बना लिए, ए से हमने 2 डायगोनल्स बनाए। एक बार बी से देखो तो कितने बनेंगे? Sir, 2. बी से भी 2 डायगोनल्स बनेंगे, बहुत अच्छा। सी से कितने बनेंगे? 2 1 अरे 2 बनेंगे ना? तुम अभी इंडिविजुअली सोचो, अकेला अपना अपना सोचो, बनेंगे कि नहीं? सी से भी 2 बना सकते हैं हम लोग, यस सर इसको और इसको कनेक्ट करके, है ना? अपना अकेला अकेला समझना है। और डी से 2 डायगोनल, यानी सारे वर्टेक्स से हम लोगों को 2 बन रहे हैं, है ना? अभी और एक एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो, इससे भी 2, यानी इस हिसाब से तो टोटल डायगोनल्स कितने हो जाने चाहिए? 10 हाँ, 10 10 हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे टोटल 10 डायगोनल्स होना चाहिए, टोटल 10 डायगोनल्स होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? 5 हुआ कितना? इसका आधा करके आया हम लोगों को 5 डायगोनल्स, है ना? तो ये फॉर्मूला पर कैसे बना होगा, यानी एक बात समझो कि हर एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल आए। तो चलो, तो मान लेते हैं कि n जो है नंबर ऑफ, अच्छा याद है ना, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एंगल सब बराबर होता है। तो n मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स है, तो उतने ही वर्टेक्स भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो कि n साइड है और हर वर्टेक्स से या हर साइड से, देखा वर्टेक्स ही मान लो, हर वर्टेक्स से हम लोगों को n-3 डायगोनल्स आता है, चेक कर लो, n-3। तो चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर n कितना है? व्हाट इज n? n कितना है? 5. n बना है नंबर ऑफ 2 3 4 5. n हो गया 5 इनटू 5 - 3 कितना आया? 5 2. 10 हो गया, लेकिन एक्चुअली में 5 है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बना था वो क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बना है वो ये है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताओ डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया गया, पता चला? यस सर हाफ कर रही हाफ हो गया, और हाफ क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरलैप कर जा रहा है ना? एक डायगोनल को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। मान लो ए से सी तक अगर कोई डायगोनल बन रहा है और जब सी के पास आएंगे तो सी के बाद फिर ए दोबारा काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही डायगोनल काउंट, समझे? क्लियर हुआ? Sir, तो जल्दी से मुझे sir, बता दो, why we are taking only 3?
कहाँ पे? माइनस करने के लिए। So we can take 5 also. अरे n-3 क्यों ले रहे हैं, ये पूछ रहे हो? Yes, sir. We can ओके, take नो any इशू। number. ओके, नो 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 नो, वी व्हाट वी कैन टेक, डोंट वरी। चलो फिर से कर लेते हैं, नो वरी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अभी हम लोग ये लेंगे, कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ले लिया जाए। चलो हेक्सागोन बनाओ, सब लोग अपने कॉपी में ना हेक्सागोन बनाओ, है ना, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ है, बात तो सही है, तो सवाल तो पूछा है, अच्छा, तो क्यों ना इसको काउंटर किया जाए। चलो सारे वर्टेक्स ले लेते, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, ए बी सी। म्यूट कर लो, कहीं से आवाज आ रही है मुझे। ओके, ठीक है, सब लोग हेक्सागोन बना लिए, 6 वर्टेक्स मिले होंगे, 6 साइड मिले होंगे, 6 एंगल मिले होंगे, सब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तैनूर, मुझे एक चीज बताना, टोटल कितने, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? हाउ मेनी n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, या नंबर ऑफ साइड्स बोल लो या नंबर ऑफ वर्टेक्स बोलो, सब बराबर है यहाँ पे। तो कितने हैं? Sir, 6. 6, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। सैनूर एक काम करते हैं, तुम शुरू हो जाओ, ए से बनाओ तो डायगोनल, ए से कितने डायगोनल बन रहे हैं? ए से कहां कहां डायगोनल बनेगा सैनूर? एक ये, एक Sir, ये 3. और एक ये। वेरी गुड, 3, बहुत अच्छा। तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया, जब पेंटागन था तो n-3 का मतलब हुआ, जब पेंटागन था तो नंबर ऑफ, मैं तुमको एक चीज लिखता हूं बढ़िया से, तब समझ में आ गया कि n-3 क्या है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, लिख लो सब लोग नीचे से, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स इक्वल टू n-3। और ये हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी बोला ना कि 3 बन रहा है, ये हेक्सागोन था, देखना इसको हर जगह 3 वर्टेक्स ही मिलेगा, हर इसी से देख लो, करके देख लो सहनूर, तुम सारे वर्टेक्स से चेक कर लो, क्या तुमको 3 ही मिल रहे हैं? Yes, sir. हाँ, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनते हैं? n-3, ठीक है। और उसको n से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि तुम्हारे अब एक वर्टेक्स से अगर n-3 बन रहा है, यहां से भी 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 n-3 बन रहा है, और यहां से भी n-3 बन रहा है, तो कितने बार n-3 आ गया? कितनी बार? तो देखो तो कितनी बार आया, यहां पर 6 बार आया, 6 मतलब कि n आया, तो n इंटू n-3 का मतलब हो गया कि n-3 कितनी बार आया है? उतनी बार ही आएगा जितनी बार साइड होगा, जितनी बार वर्टेक्स होगा, समझे? तो अगर हम अब इसको दिमाग लगाएं कि n हमारा 6 है और साइड हमारा 6-3 मतलब डायगोनल बना, तो 18 डायगोनल बन गया। लेकिन हमें भी पता है कि कुछ डायगोनल ओवरलैप होते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो क्या क्या समझ में आया कि उस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला लिखे थे हम, कहा गया वो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में n-3 क्या है? What is n-3 in this formula? कोई बोल नहीं रहा है? n-3 each vertex, sir. Means diagonal from each vertex. नंबर वर्टेक्स, ठीक है। और इनटू n क्यों करते हैं? क्योंकि उतने वर्टेक्स हैं तो उतने हमारे डायगोनल्स हो गए। डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि ओवरलैप होता है। तो ये फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि समझ गए ना, तो जितने भी ये फॉर्मूला बनाया होगा वैसे ही सोच के बनाया होगा। क्लियर है ना? क्लियर हुआ सबको? अब हम क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे? चलो क्वेश्चन बनाओ, तो कहां गया क्वेश्चन? नहीं है इसमें,
नहीं क्वेश्चन है, रुक जाओ, क्वेश्चन देते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लौटेंगे इस पर। चलो, नंबर ऑफ द साइड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? n into n minus 3/2। हाँ, जब भी नंबर ऑफ डायगोनल की बात करेगा तो n माइनस ओहो, हाँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, शुरू से क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ना। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? तो इसमें कर्व किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व? कभी सुने हो कर्व? Sir, curve is a bent line segment. ओके, वेरी गुड। और बताओ, बाकी लोग भी बताओ। Sir, curve is a bent line. देखो देखो, एक समझो, एक लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन और कर्व में फर्क क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रहा है। कर्व क्या करता है? अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। मान लो तुम चल ऐसे ऐसे जा रहे हो, अचानक से इधर आ गए, तो फिर क्या हो गया? इसको हम लोग कर्व बोलेंगे। तो कर्व मतलब क्या हो गया कि बेंड कर दिया, मतलब बेंड हो गए। बेंड क्यों होते हो? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, समझे? अगर डायरेक्शन चेंज ना, तो मान लो रोड सीधा है तो तुम सीधा ही जाओगे ना, और रोड अगर ऐसे है तो रोड तुम ऐसे जाओगे। तो कहने का मतलब है कि तुम कर्व और स्ट्रेट का मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन मतलब वो कभी डायरेक्शन ही नहीं बदला, एकदम चलते जा रहा है। कर्व मतलब चलते चलते डायरेक्शन बदल ली है ना, कभी ऐसे चल रहे हो, कभी ऐसे चल रहे हो, कभी इसका मतलब बार बार डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो ये कर्व लाइन में बन जाएगा। ठीक है, तो कर्व लाइन का मतलब जस्ट अ बेंड लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है ना that has bent and changed the direction। यही लॉजिक है। अगर तुमको ये तीनों चीजें याद रहे तो बेहतर है। कर्व मतलब बेंड हो गया है और डायरेक्शन चेंज कर लिया है। यही दो लॉजिक लेकर के दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? ठीक है, चलो पॉलीगन का मतलब समझा दिए हैं, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन सबको याद हो गया? याद हो? चलो, ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Quadrilateral. स्क्वायर स्क्वायर मत बोलना है, क्वाड्रिलैटरल ही बोलना है। स्क्वायर तो बस इसके पार्ट्स हैं, क्वाड्रिलैटरल है ना। और Hexagon. 9 को नोनागॉन है ना। डिफाइन डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल ऑफ द पॉलीगन का क्या डेफिनेशन लिखवा है? व्हाट इज द डायगोनल? The line segment that join the opposite vertex. Non-adjacent vertices. Okay, very good. Write the formula to find the, ये वाला हम लोग अभी कर लिए हैं, n into n minus 3 n divided by 2। ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ठीक है, बहुत अच्छा। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है? चलो ये क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, जल्दी जल्दी बनाओ। तो जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डायगोनल मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 3 हो गई है ना। चलो 3 रख करके देखते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया देखो तो? 0. 0 ना।
Yes, sir. हाँ, ऑक्टागन में कितना होगा? 20. ऑक्टागन में 8 ना। अच्छा, डायगोनल बता रहे हो, ओके। और डेकागन में n की वैल्यू 10, ठीक है। तो ऑक्टागन में देखते हैं 8 minus 3 divided by 2, 8 into 5 divided by 2, that is 20. वेरी गुड। डेकागन में देख लेते हैं, डेकागन में कितना है तुम लोग को? 35. 35, वेरी गुड, है ना। चलो, अगर n की वैल्यू 20 ले लें तो कितने डायगोनल होंगे? टेल मी। 170. 170. 20 into 20 minus 3, that is 17 by 2, तो कितना हो गया? 170, वेरी गुड। क्लियर है? एकदम दिमाग में छाप लो। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन? बताओ अभी क्या बताया है कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में? The polygon Have less than 180 degrees. वही एक आदमी बोलो अच्छे से। The polygon which angles are less than 180 degrees. हाँ, which each angle is less than 180 degree. वेरी गुड, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या क्या है? कुछ कुछ पॉइंट हमने लिखवाया था। पहला कि ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। दूसरा क्या बताया था मैंने? All diagonals are formed inside this polygon. हाँ, ऑल डायगोनल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलीगन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को याद रखनी है। खत्म, है ना। चलो, व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगन? जल्दी से बता दो। All least one interior angles is greater than 180 degree. हाँ, एटलीस्ट, तो इसमें भी दो बात याद रखना है कि एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना। दूसरा, है ना, वन और मोर डायगोनल्स, है ना, आर या इज और आर दोनों लिख लो, इज और आर आउटसाइड पॉलीगन, है कि नहीं। क्लियर हुआ सबको? ये दो पॉइंट याद रहेगा ना। चलो, which of the following polygons is a convex polygon? first part. The first and fourth. तो कॉन्वेक्स मतलब ना बेंड नहीं होता है, कॉनकेव में बेंड हो जाता है। देखो ये लोग इधर बेंड हो गए ना, पहचानने का तरीका ये है, पहचानने का तरीका ये देखो इधर बेंड हो गया ना। तो दो पॉलीगन जो दिख रहा है वो कॉन्वेक्स दिख रहा है, फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इवन जो थर्ड वाला है ना उसका तुम डायगोनल बनाओगे ना, बाहर चला जाएगा। ठीक है, देख लेना। Which of the following polygon is a concave polygon? First or second. फर्स्ट और सेकंड, बाकी सब तो कॉन्वेक्स है ना। बेंड होगा थोड़ा सा भी इनसाइड इनर वर्ड में, मतलब अंदर की तरफ कोई दो लाइन सेगमेंट बेंड हुआ, एंगल बन जाएगा वहां पर 180 डिग्री से ज्यादा। इस रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन, एक्सप्लेन।
No, because the sides of a rectangle are not equal. All sides are not equal in length. Very good. Is an equilateral triangle a regular polygon? Yes. Yes, because Yes, sir. इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं और साइड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं. equal. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. तो चलो ये बात लिखना शुरू करते हैं हम लोग, है ना. तो सब लोग हेडिंग डालो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन, है ना. हेडिंग डालो. और बहुत इजी है ना. देखो, तुमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है कहानी. और फॉर्मूला कैसे बना है वो भी सीख लेंगे, ठीक है. चलो, ये क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रिलैटरल है. जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो क्या है? क्या है? क्वाड्रिलेटरल. अर्दिनो कि एक क्वाड्रिलैटरल. अब चलो, इस क्वाड्रिलैटरल को अगर मैं इसमें कोई डायगोनल बना दूं यहां पर, अब क्या हुआ? इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्राइंगल में बांट दिया है ना. दिस इज द ट्राइंगल 1 एंड दिस इज योर ट्राइंगल 2. यस और नो? और हम सब लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 degree. कहने का मतलब है जब भी, ध्यान से देखना, जब भी ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, है कि नहीं. और अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में भी जा करके तीनों एंगल को ऐड करूं, इसको, है ना, इसको और इसको, तो भी मुझे मिलेंगे टोटल कितने? 180 डिग्री. तो 180 और 180 मिला के कितने हो गए? कितने बन गए? 360. यानी कि इस क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया? वो 360 डिग्री, है कि नहीं. अब ये लॉजिक हम कैसे लगाएंगे? तो छोटा सा क्वेश्चन था, बना दिया. हम कितना डायगोनल बनाते चलेंगे? सबसे आसान चीज है, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना, तुमको जो भी आंसर आएगा वो 180 के मल्टीपल में आएगा. अब 180 को कितने से मल्टीप्लाई करना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. पता है कितने से मल्टीप्लाई करना है? वो देखो, यहां पर टोटल कितने साइड थे? 1 2 3 4. तो n की वैल्यू यहां पर 4 है. पता है कितने से मल्टीप्लाई करना है? 180 को बस n-2 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमको मिल जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2 या n-2 इंटू 180. थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. n-2 इंटू 180. अब तुम ऑब्जर्व करना, अभी n की वैल्यू कितनी है? 4. 4 - 2 इंटू 180 कितना होता है? देखो तो कैलकुलेट करके. 360. कितना? 360. ठीक है. अब सवाल उठता है कि n-2 क्या है? n-2 मतलब है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे. वो n-2 ट्राइंगल्स बनेंगे. तुम ध्यान से देख लो, यहां पर हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो कितने ट्राइंगल बने? 2 ट्राइंगल. n की वैल्यू 4 थी, 2 माइनस किए, है कि नहीं. तो 4 - 2 तो 2 ही ट्राइंगल मिला ना, 1 और 2 ऐसे ही मिलेगा. तो n-2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल. जितने भी ट्राइंगल उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं. अब जैसे तुम्हारे पास पेंटागन है, तो पेंटागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? पेंटागन में n की वैल्यू कितनी होती है? 5. ओके.
5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया कितना 3 इंटू 180, तो कितना हो गया 540 डिग्री। क्लियर है? बताओ क्लियर हुआ? चलो तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एनी पॉलीगन, है ना, सम ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, n माइनस 2 इंटू 180। 180. What is the sum of the measure of the angle of a concave quadrilateral? देखो क्वाड्रिलैटरल कॉनकेव हो कि कॉन्वेक्स हो क्या ही फर्क पड़ता है, ये बात तो पता है ना कि व्हाट इज द क्वाड्रिलैटरल, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल, कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा उसका सम कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180 करके ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो कितना हो गया, टेल मी। 360 degree. 360 degree. 360 degree, sir. है ना 4 माइनस 2। क्वाड्रिलैटरल में n की वैल्यू कितनी होती है, किसी को नहीं पता। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, याद रखो, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, याद रखना। तो ये हो गया 2 इंटू 180। तो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वाड्रिलैटरल है तो उसका टोटल एंगल कितना होगा अंदर का 360। ठीक है, चलो जल्दी से ये सारा निकालो। आराध्या मुखर्जी पूछ रही है व्हाई ट्रायंगल्स एंगल्स एट अप टू 180 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन आराध्या, है ना। तुम पैरेलल लाइन पढ़ी हो आराध्या? तुम लोगों को पता है कि एंगल 180 डिग्री क्यों होते हैं? तुम लोगों ने पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये सब पढ़ा है? यस सर। ओके, पढ़ा है तो चलो मैं तुमको बताता हूं। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताता हूं तुमको। ये कितना हो गया n माइनस 2 करके, तो 5 माइनस डायरेक्ट करता हूं ना, 5 माइनस 2 इंटू 180, ये हो गया 3 इंटू 540। 540 ये वाला कितना होगा 900. 900। वेरी गुड। ये वाला 1260. 1260। चलो, किसी ने पूछा कि किसी ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री ही क्यों होता है। लेट अस ट्राई इट, है ना। इसका एक जुगाड़ होता है जो तुम लोग क्लास 9th में पढ़ोगे कि प्रूफ कैसे करते हैं ट्राइंगल का। ये क्वेश्चन तुमको बुक में मिलेगा, तो चलो देखते हैं। ये मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ट्राइंगल है तो एंगल का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल कितना है x और ये कितना है y और ये कितना है मान लेते हैं z। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि एंगल x, एंगल y और एंगल z मिला के कितना होना चाहिए 180। यही प्रूफ करना है। तो करते क्या है ना, एक जुगाड़ होता है। वो जुगाड़ कैसे एकदम याद कर लो, जैसे हम बताएंगे वैसे जुगाड़ याद कर लेंगे। हाँ, कि ये जो तुम्हारा लाइन है, ये बेस वाला,
ये जो तुम बेस वाला लाइन दिख रही हो, उसके जस्ट ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, और जो इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है राध्या? तो वी हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, एंड याद रखना है कि वो जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो वर्टेक्स से पास हो रहा है यहां से, यानी कि इधर उधर ऊपर नीचे कर दिए। इतना क्लियर समझ में आया? हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो वर्टेक्स से पास हो रहा है और सामने वाले बेस से पैरेलल है। क्लियर है? वी हैव डन सम कंस्ट्रक्शन, वी कैन डू कंस्ट्रक्शन, नो इशू। चलो आगे चलते हैं कि अगर एंगल ये x है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? X. सर x हाँ, क्या कोई बता सकता है रीजन क्या होगा अगर ये x है? Alternate interior angle. वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर। और अगर ये y है तो ये कितना Y. होगा? y, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं? नाउ यू हैव स्टडीड कि एक पॉइंट पर तुम्हारे पास 3 एंगल बने हैं, है ना? मान लो ऐसे करके तुमको 3 एंगल बन गए, ये x बन गया, ये y z बन गया और ये y बन गया। एंड यू ऑल नो कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? वन 180 डिग्री। ये बात मानते हो ना तुम? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? अभी बताए थे, 180. 180 और x y और z यहां पर देखो, तुम लोग खुद देखो ना कि क्या x y z यहां पर स्ट्रेट लाइन में मिला करके पूरा एंगल कंप्लीट कर रहा है? तो स्ट्रेट लाइन पर x y z 180 डिग्री आया, और यही चीज तुमने यहां भी देखी है, x y z 180, तो प्रूफ हो गया। ये तरीका है प्रूफ करने का, किसी भी ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये मत पूछ लेना कि स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है, हालांकि किया तो वो भी जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे सवाल था कि ट्राइंगल का कितना होगा, है ना? स्ट्रेट एंगल का हम लोगों को पता है। क्लियर हुआ ये सबको? हाँ आराध्या, तुम्हारा क्लियर हुआ? यस सर। तो एक्सप्लेन कर दो। करो करो, एक्सप्लेन करो आराध्या। Sir, we have to prove that angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree. So if we draw a triangle and then draw two parallel lines and then mark up the 3 angles, then we know that it is alternate interior angles. That's why the angle x will be equal to the angle x that will be above, and angle y will be equal to the angle y that is above. That's why we know that is straight angle is equal to 180 degree. That's why x plus y plus z is equal to 180 degree. वेरी गुड, ठीक है ना? बाकी स्ट्रेट एंगल, बाकी थोड़ा क्या होगा, इसी को डिटेल में सजा के कब पढ़ेंगे? क्लास 9 में पढ़ लेंगे। अभी समझ में आ गया ना कि एंगल 180 डिग्री कैसे होता है, दैट्स ऑल। अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस समझना। चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, फाइंड द एंगल्स ऑफ द एंगल्स मेजर ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग। देखते हैं कौन सही करता है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला तो बहुत इजी है, सर 120 डिग्री। ओके चलो कैसे किया बताओ? दो एंगल हमें गिवन है 150 डिग्री और थर्ड एंगल हमें दिखा रहा है 90 डिग्री। ओके ठीक है, तो सर उसमें x ऐड करके हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री। हाँ वेरी गुड। अब हमको पता है ना, मेरे पास जितने भी एंगल है, ये है एक क्वाड्रिलैटरल, इसका टोटल कितना होगा? टोटल होगा 360 डिग्री, है ना? अगर टोटल 360 डिग्री है तो उसमें कौन कौन सा एंगल दे रखा है? उसमें से जो है कि नहीं, तो अगर मैं x को ऐड कर दूं 50 के साथ, फिर 100 के साथ और 90 के साथ, ये टोटल मिला के 360 होना चाहिए ना भाई?
तो x की वैल्यू यहां से तुमको कितनी आ गई 90 140 तो सॉरी 240 तो 120, यानी हमको टोटल जानना है ताकि हम कैलकुलेट कर सके। यहां पर टोटल कितना है पहले ये बताओ, व्हाट इज टोटल हियर? ये क्या है? पेंटागन है ना। पेंटागन का टोटल कैसे निकलता है? टोटल निकालने का मतलब n-2 into 180 ना। अभी सर 540 डिग्री। तो 5 पेंटागन है 5-2 into 180 that is 350 sorry 350 बोल रहा 540, यानी टोटल है 540। अब हम लोग को क्या क्या दे रखा है? दैट मींस x प्लस 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऑल विल सम अप टू 540। तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 540 माइनस 280 दैट इज 260। तो x की वैल्यू 130 है। यस सर। ओके चलो ये वाला करके दिखाओ। सर x का वैल्यू 20। ओके दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, समबडी मे फाइंड कि चलो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। नहीं देखो अभी अभी पढ़े ना, किसी भी लाइन पर टोटल स्ट्रेट एंगल कितना बनता है 180। तो अगर ये 120 है बेटा तो आप बताओ तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। बहुत अच्छा। अगर ये 100 है तो ये कितना बनेगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। अब हमको सब भूल जाना है। अब हमको ध्यान से देखोगे तो तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा ना ऐसे। अब एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से माइनस कर देंगे कितना, या तीनों को ऐड कर देंगे और 180 के बराबर कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री। 40 ना। यस 40। हाँ Yes. चलो if the angles of the quadrilateral are this then find the angles। हमें पता है क्या कहना चाह रहा है ये कि एक क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास कोई, उसमें एक एंगल है 2x, एक एंगल है 3x, एक एंगल है 4x और एक एंगल है 6x। तो हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है। हाउ मच इज टोटल 360 है ना। दैट मींस 2x 3x 4x और 6x को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 360। तो यहां से हमारा कितना हो गया 15x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? बड़ा स्लो कैलकुलेशन है। 24। तो क्या x की वैल्यू खोजने बोला था? क्या खोजने बोला है? 2x 3x 4x और 6x। एंगल वेरी गुड 2x। तो 2x कितना हो गया भाई? ये एंगल कितना है? ये एंगल हो गया 2x। 2x मतलब 2 into x, तो 2x मतलब 2 into 24 which is equal to 48 डिग्री। तो 3x था वो हमारा 3 into 24 that is 72 डिग्री। 4x था that is 4 into 24 that is 96 डिग्री और 6x है वो 6 into 24 डिग्री that is 140 डिग्री है ना। ये बोला था। कुछ लोग क्या होता है ना x की वैल्यू निकाल लिए है ना, फिर घर आते हैं कूदते हैं कि मम्मी एग्जाम बहुत अच्छा गया, फिर जब रिजल्ट आता है तो बोलता है अरे क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं ठीक से है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें एंगल पूछा है x की वैल्यू नहीं पूछी है। ओके चलो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, ये कल करेंगे स्टार्ट। ठीक है कल नहीं, अब हम लोग 3 दिन के समर वेकेशन पे रहेंगे, कल से लेकर के 3 दिन नहीं, एक्चुअली तुम्हारा बीच में एक ब्रेक आएगा। जो 2 तारीख है ना उस दिन तुम्हारा साइंस होगा, नहीं 31 हाँ 2 को साइंस होगा
फिर समर जो असाइनमेंट है जो 2 को होने वाला है वो 3 को होगा, ठीक है। तुम्हारा 2 को साइंस होगा, 3 को फिर होगा। इस हिसाब से हम लोग, मैं मिलूंगा तुम्हें अब डायरेक्ट 4 तारीख को, ठीक है। बीच में आस्था मैम तुमको मिलेगी साइंस के लिए 2 तारीख को। क्लियर है? तुम लोग को हर दिन मिलेगा। और याद रखना हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से सॉल्यूशन चाहिए। अगर कोई बच्चा इधर उधर किया है ना, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमको चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर रफ की तरह बना करके हमको दे दिए, ठीक है। और प्रॉपर पीडीएफ भेजना है पूरे दिन में एक बार तो। और सबसे बड़ी बात कि तुमको पर्सनली भी भेजना है, ग्रुप में भी भेजना है, ठीक है। चलो मिलता है कल हम लोग। बाय सर। ओके सर। ओके बाय 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 सर। ओके Bye, sir. बाय बाय।